हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने वाले। हम इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे, क्वेश्चंस कवर करेंगे और एक एक टॉपिक मैक्सिमम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करें, साथ ही साथ सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैक्सिमम बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है क्लास 10th में, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को थोड़ा अच्छे से और डिटेल में क्लियर करें। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे आज की क्लास में। इंट्रोडक्शन मींस कार्बन कंपाउंड्स क्या है, कार्बन क्या है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन कौन से बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, और ये सब चीजें। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक करते हैं इंट्रोडक्शन अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक पहला क्वेश्चन या पहले की इंपॉर्टेंट नोट जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन ये है कि कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर अबाउट 0.03%। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो कितना है 0.03% in the form of कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट मिलता है 0.03। ये क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड का। तो कितने परसेंट मिलता है 0.03 किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CO2, उसमें जो कार्बन है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज 0.03। ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और सेकंड कि कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट अबाउट 0.02%। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन कंपोनेंट प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट होता है 0.03 किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स। किसके फॉर्म में, मिनरल्स, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल दैट इज कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल सकता है वो, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कोल के फॉर्म में मिलता है, पेट्रोलियम या पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलियम। तो किस किस फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अर्थ क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। वो मिनरल्स क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये एक नंबर का पहला क्वेश्चन बनता है कार्बन चैप्टर स्टार्ट होते कि कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट में कितना कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, अब क्लास 10th में या क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो, जो कार्बन होता है, कार्बन जिसका सिंबल होता है C, कार्बन का सिंबल C एंड एटॉमिक नंबर 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, KLMN 24 एंड वैलेंसी होती है कितनी, 4। ठीक है, वैलेंसी कितना है, 4। ये हम सबको पता है कि जो कार्बन है जिसका सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंसी 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4। तो क्लास 9th में हम टॉपिक पढ़ के भी आए थे, आपने भी पढ़ा होगा सबने, कि सारे एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए या तो अपना डुप्लेट पूरा करते हैं या फिर ऑक्टेट, या फिर डुप्लेट पूरा करते हैं या तो ऑक्टेट। ठीक है, क्या करते हैं, या तो डुप्लेट या फिर ऑक्टेट। अब कार्बन की बात करें, कार्बन अपना ऑक्टेट कैसा पूरा करेगा, देखो
एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन होता है वो डुप्लेट पूरा करता है, डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, और कार्बन और अदर एलिमेंट्स की बात करें तो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकता है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, पहली शेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 2, सेकंड में 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ये कार्बन का 2 and 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन मान लेते हैं कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 4 गेन कर सकता है, या तो 4 लॉस करके अपने नियरेस्ट सबसे जो पास वाली नोबल गैस है उसको डुप्लेट बना सकता है, या 4 गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। बट ये दोनों ही नहीं करता, कार्बन ना ही 4 पॉजिटिव होता है, कार्बन ना ही 4 नेगेटिव। ऐसा क्यों, ये रीजन हम यहाँ पे समझने वाले हैं। फिर देखेंगे कार्बन एक्चुअल में करता है क्या। कार्बन ने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन करेगा तो ये बनाएगा कार्बन 4 नेगेटिव, कार्बन 4 नेगेटिव, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं होता, क्यों नहीं होता उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। कार्बन की फर्स्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4, सेकंड में कितने 4। अब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, और गेन करने के बाद इसके पास क्या आ गया 4 इलेक्ट्रॉन और। ये कार्बन था, इसने क्या करा 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा। चलो देखते हैं एक एक करके। ये पहला इलेक्ट्रॉन आया, इसको मैं ये ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर। पहला इलेक्ट्रॉन आया, ये पहला, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव की क्या हो जाएगी रिपल्शन। ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको आगे रिपेल करेंगे तो ओ इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाएगी। सेम एज इट इज ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरा आएगा एंड चौथा आएगा। जैसे ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होते गए 1 2 3 4, कार्बन एक एक करके इलेक्ट्रॉन को गेन करता गया। क्या करता गया, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता गया। जैसे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया रिपल्शन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आ रहे सेम शेल में, तो नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। इतनी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी कि जो एटम है कार्बन एटम वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनस्टेबल। इसी रीजन की वजह से कार्बन 4 नेगेटिव बनता ही नहीं है। कार्बन था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, दूसरा आया और रिपल्शन, तीसरा आया और चौथा आया और, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होते गए तो कार्बन के बीच में रिपल्शन होगी, और जिस स्ट्रक्चर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू साइंस और केमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कार्बन एटम है वो क्या हो गया हाईली अनस्टेबल। रीजन ये रहा, तो मैं लिख देता हूं कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव because रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन and become highly unstable। और वो कौन सी रिपल्शन है, वो ये देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया रिपल्शन, सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लग गया। इन्हीं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो एटम है कार्बन एटम वो हाईली अनस्टेबल हो गया। तो कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड बिकम हाईली अनस्टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, कौन सी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे एक करके। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को लिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया रिपल्शन स्टार्ट, क्योंकि शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी रिपल्शन। तब जैसे ही मान भी ले एक बार को कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कार्बन ने गेन करके एक एनायन फॉर्म कर दिया, बट ये पॉसिबल नहीं है C4 नेगेटिव बनना। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो जाता है, और जिस स्ट्रक्चर में रिपल्शन हो वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा, इसलिए C4 नेगेटिव नहीं बनता, कैन नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव।
चलो ठीक है, C4 नेगेटिव नहीं बन रहा, क्या पता C4 पॉजिटिव बन रहा हो। अब हम चेक करते हैं, तो इसे नोट करें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करेंगे क्या C4 पॉजिटिव बनता है। तो स्टार्ट। सेकंड, कार्बन वैलेंस शेल में 2 and 4। मान लेते इसने अपना चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और कब बन गया C4। एक बार को मान लेते हैं, ये क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। कार्बन का जो ये कैटायन बन रहा है C4 पॉजिटिव, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो इसको भी हम समझते हैं। ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और दूसरे में 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब कार्बन ने क्या करा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। देखो लॉस कर दिया ना, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो करते से सॉरी इसे बना ही लेते हैं। तो कार्बन ने क्या करा है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा। ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। वैलेंस शेल से देखो पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा एंड 4। वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल जिसको बोलते हैं। वैलेंस शेल से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4, 1 2 3 4। क्या वैलेंस शेल से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वैलेंस शेल से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब उससे पहले देख लो, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। इसको नीचे लिख देते हैं, न्यूक्लियस। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, नाभिक, सेंटर, ठीक है। जिसके अंदर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स पे होता है कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये साइड में जो ये वैलेंस शेल्स में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? ये सबको पता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ऐसे मैं लिख देता हूँ एक ई नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो ना, यहाँ पे सही से समझना, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन, उससे पहले एक फॉर्मूला और याद होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये फॉर्मूला क्लास 9th स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों में ही पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम के पास, उतने ही प्रोटॉन्स। ये कार्बन की बात हो रही है 6। इसके बाद अगर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 क्या होंगे? प्रोटॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 ही प्रोटॉन्स, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 एटॉमिक नंबर। 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब सही से समझना, देख लो, मान लेते न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स। कि देखो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव है और वैलेंस शेल में नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस की वजह से एक अट्रैक्शन हो रहा है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जिसका जो ये न्यूक्लियर चार्ज वर्ड है, ये 11th क्लास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा जाता है। तो याद रखना, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। इसकी डेफिनेशन होते हैं, इट इज डिफाइंड द एक्चुअल चार्ज felt by the valence shell of electrons, valence shell of electrons, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल के ऊपर एक चार्ज लग रहा है, किसकी वजह से? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से भी क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज।
तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एटम सिकुड़ेगा अंदर की तरफ। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है इसलिए इसका नाम रख रखा है न्यूक्लियर चार्ज। अब देख लेना, अब हर एटम के पास अपना अपना एक न्यूक्लियर चार्ज है, और कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मान लेते एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अभी भी उतने के उतने ही है। इसी टाइप से एक और निकला इलेक्ट्रॉन, 4 निकल रहे ना, प्रोटॉन अभी भी उतने ही है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे समझना, देखो इलेक्ट्रॉन एक एक करके कम होता जा रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 1 2 3 4, एक निकला, फिर 2 निकला, फिर 3 निकलेगा, ऐसे ही चौथा निकलेगा। प्रोटॉन उतने के उतने। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, देखो पहले 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, अब पॉजिटिव ज्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव ज्यादा है, और नेगेटिव कम हो गया, तो अट्रैक्शन बढ़ गई है। नेगेटिव देखो वैलेंस शेल से नेगेटिव जाता जा रहा है, पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतने के उतने ही है, 6 के 6। तो प्रोटॉन 6 से इलेक्ट्रॉन एक एक करके कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। एक और इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन बचे 4, प्रोटॉन अभी भी 6, अब 6 प्रोटॉन ज्यादा फोर्स से खींच लेंगे 4 को। फिर इलेक्ट्रॉन बचे 3, प्रोटॉन कितने, 6। प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, वो और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। बताओ क्या चौथा इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, नहीं। वैसे तो देखो 1 या 2 के बाद भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है। ये जो न्यूक्लियर चार्ज जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ये इतना ज्यादा हो जाता है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कि तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली निकल ही नहीं पाता। क्या होता है, 3rd एंड 4th इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाता, इसलिए मैंने 4th इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ ही नहीं करा। देखो दोबारा समझ लेना एक और बार, प्रोटॉन्स कितने थे, 6, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बचे 5। अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया। फिर एनर्जी दी, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। जैसे एक और निकला, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, अब अट्रैक्शन और ज्यादा होगी। अब 6 प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब हमें इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा, अगला तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन ने उसे खींच रखा है। न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा हो गया कि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएंगे तो C4 पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, और चौथा वो तो निकलता ही नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए C4 पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, C4 पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पीछे की स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, सेम वही लिख लेते हैं। कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव, तो वही सेम स्टेटमेंट में, ताकि याद करना इजी हो जाए। कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस per electrons, therefore large amount of energy required, therefore large amount of energy required to remove their electrons। तो यहाँ पे कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस पर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। आप 10th क्लास में तो न्यूक्लियर चार्ज की जगह पे लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस पर इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते गए। जैसे कि गेम नहीं होती वो टैग ऑफ वॉर, एक तरफ 6 पर्सन थे, एक तरफ 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, वहां से एक कम हो गया तो अब आप इजीली खींच लोगे, फिर वहां से एक और कम हो गया फिर तो बहुत ज्यादा इजीली, उसका जैसे कम होते जाओगे फिर खींचते जाओगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता गया प्रोटॉन की पावर ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज की पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो यही लिखा है यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस पर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है बढ़ गई है। क्लास 10th में अगर आपको न्यूक्लियर चार्ज नहीं लिखना, लिख सकते हो वैसे तो आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजेस पर
इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू देयर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, चौथा तो निकलेगा ही नहीं एक तरह से प्रैक्टिकली, ठीक है। तो कार्बन C4 पॉजिटिव भी नहीं बना रहा और C4 नेगेटिव भी नहीं। नेगेटिव क्यों नहीं बनाया कि चार, मान भी ले कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कार्बन कार्बन की रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल हो गया, तो एग्जिस्ट कर रहा ही नहीं। अनस्टेबल चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं है केमिस्ट्री में, मतलब करती तो है, वो अनस्टेबल होती है, उसको पढ़ा ही नहीं जाता, मतलब है ही नहीं। अगर और दूसरा C4 पॉजिटिव क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पा रहे, न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा हो गया कि इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं दे रहा। तो ये था C4 पॉजिटिव भी नहीं बनता तो C4 नेगेटिव भी नहीं बनता। तो कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो फिर कार्बन आखिर कर क्या रहा है, तो कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन देगा ना ही लेगा, तो कार्बन क्या करेगा यहाँ पे, शेयरिंग। क्या करेगा, शेयरिंग। और शेयरिंग के थ्रू हमारा जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड और क्या होता है बॉन्डिंग, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें पहला हमने पढ़ा है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में 0.03% बॉन्ड में पूछा जाता है। फिर मिनरल्स के फॉर्म में कितने परसेंट है, 0.02 अर्थ क्रस्ट में। उसके बाद C4 पॉजिटिव क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, C4 नेगेटिव क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों रीजन हमने कर लिए। तो कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग। तो अब देखते हैं शेयरिंग कैसे करता है और क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसे नोट करें, अब हम आते हैं कोवलेंट बॉन्ड पर। इसे नोट करें, तो कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना ही 4 गेन, तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग। इस शेयरिंग की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्रांच आ जाती है जिसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड्स। अब बॉन्ड क्या होता है, तो पहला टॉपिक हम यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता है क्या है, क्या स्टेटमेंट बोलती है और क्या होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। बॉन्डिंग, दो एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। एटम ए और एक एटम बी है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एटम एक मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं, एटम से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल, और इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर समझते हैं क्या होता है बॉन्डिंग। इट इज डिफाइंड द अट्रैक्टिव फोर्स hold the atom together within the molecule, together within a molecule is called chemical bond, is called chemical bond. तो attractive force hold the atom together within the molecules, ये एटम A और एटम B, ये A और एक B, दो एटम है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एटम क्या बना देंगे, एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हुई है, एक केमिकल बॉन्ड बना है, केमिकल बॉन्ड। बोलते हैं ना कि जैसे कि दो फ्रेंड है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, मींस इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा है। दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तब दो एटम मिलते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो एटम ए और एटम बी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक बॉन्डिंग है जिसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट देख लेना, बॉन्डिंग बनने के लिए कंडीशन क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्शन से। ये एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए डबल टी मींस अट्रैक्शन।
फोर्स रिपल्शन। अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्शन से ज्यादा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस केस में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म। अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन से क्या है, कम, या बोल सकते हैं रिपल्शन ज्यादा है इस बार, अगर रिपल्शन ज्यादा है तो नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोई भी बॉन्ड यहां पर नहीं बनेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है दो एटम के बीच में तो बॉन्डिंग बनेगी, और अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, द अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड द एटम टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अगर अट्रैक्टिव फोर्स है दो एटम के बीच में तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर रिपल्सिव फोर्स है तो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और दो एटम मिलते हैं तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है। तब केमिकल बॉन्ड तो देख लिया क्या होता है। अब कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं और हमें कौन सा पढ़ रहा है, शेयरिंग वाला, मींस कोवलेंट। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो केमिकल बॉन्ड हमें तो यहाँ पे इस चैप्टर में एक ही पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमें पढ़ना है। आयनिक, जो आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ के आए हो, और कंपैरिजन भी पूछा जाता है। आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड आयनिक बॉन्ड। बाकी कोऑर्डिनेशन भी होता है एक, इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस ना ही 4 गेन, तो वो क्या करता है, शेयरिंग, और शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अभी हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या है, इसको कोऑर्डिनेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। आयनिक मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा भी हुआ है, जिन्होंने डी पे पढ़ा तो आगे भी पढ़ना है, और हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, और 11th में भी कंपैरिजन है। तो करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है हमारा मेन, कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट, तो साथ ही साथ कंपैरिजन कर देंगे इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोऑर्डिनेशन और डेटिव बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बनता है कैसा है और होता है क्या है? कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो इक्वल शेयरिंग से बनता है। दो एटम के बीच में अगर इक्वल शेयरिंग हो, इक्वल या फिर म्यूचुअल शेयरिंग, तो इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है इक्वल शेयरिंग और क्या है म्यूचुअल शेयरिंग, देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलती है और क्या है इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग, और कैसे ये कोऑर्डिनेशन से जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन, it is defined when a bond is formed between two atoms due to इक्वल या फिर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Such bond called covalent bond। अब यहाँ पे ये देखो क्या बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट। When a bond is formed between two atom, तब दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, और वो भी बॉन्ड कैसा हो रहा होगा, इक्वल म्यूचुअल या फिर इक्वल शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर जो शेयरिंग है वो इक्वल हो रही है तो वहां पे बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट होगा। अभी इक्वल शेयरिंग है क्या, अभी देखते हैं एग्जांपल लेकर। इक्वल शेयरिंग मान लेते हैं ये एटम ए और एटम बी, इन दोनों का बॉन्ड बनाना है, एटम ए और एटम बी के। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों अपना बॉन्ड बनाएंगे? हाँ।
हमें पता है, नहीं भी पता तो यहाँ पर देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन से जो होता है वो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड का, और इस टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड बनता है। याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब ए और बी को क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। तो ए बोलेगा बी से एक इलेक्ट्रॉन मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं और एक तुम करो, और दोनों मिलके इक्वल इक्वल शेयरिंग करेंगे और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड। दोनों क्या बना लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड। जो यहाँ पे एरो यूज करा गया है, जो हाफ एरो, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो, फिश हुक एरो। फिश हुक एरो तब यूज होता है तब एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग आपको दिखाना है, शेयरिंग या बोलते सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग या एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाना है, तो फिश हुक एरो दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है, हाफ एरो। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, एक ए ने दिया और एक बी ने। एक ए ने दिया, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और एक बी ने। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बनता है, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल डबल आगे भी पढ़ने वाले हम, लिख भी दूं मैं, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बना है, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, एक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है वो इक्वल हो रही है, एक ए ने दिया और एक बी ने। इसी को बोलते हैं इक्वल शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग। डेफिनेशन बोलती है व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और जो बॉन्ड है वो दोनों के इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, दोनों के इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। इस हाफ एरो के क्या बोलते हैं हम, फिश हुक एरो। क्या बोलते हैं, फिश हुक एरो। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कहलाएगा कोवेलेंट। कोवेलेंट क्या है, क्योंकि जो शेयरिंग हो रही है वो इक्वल हो रही है। क्या हो रही है, इक्वल, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इक्वल शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो था कोवेलेंट। कोऑर्डिनेशन जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे जो शेयरिंग इक्वल हो रही है, कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगा, अनइक्वल शेयरिंग। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ क्या आ जाएगा, इक्वल की जगह पे अनइक्वल। तो कॉपी ही कर लिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इक्वल की जगह पे क्या हो गया, सिर्फ इक्वल की जगह पे अनइक्वल, ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सच टाइप ऑफ बॉन्ड called कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर शेयरिंग अनइक्वल हो रही है, अगर शेयरिंग अनइक्वल हो रही है तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन वैसे क्लास 10th में है नहीं, वो इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि सेम सेम से है। इक्वल शेयरिंग होगा तो कोवेलेंट, अनइक्वल होगा तो कोऑर्डिनेशन। कोवेलेंट में फिश हुक एरो, हाफ एरो, ये देखो इतना, ये हाफ एरो, ये ठीक है, हाफ एरो। फिश हुक एरो बोलते हैं, हाफ इसका था, ठीक है। वो बीच में टच हो गया, टच नहीं है वैसे, ठीक, इस टाइप से। तो क्या आता है यहाँ पे, इक्वल शेयरिंग, फिश हुक एरो। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, देख लो कैसे बनता है। ए और बी 2 एटम है, ए और बी 2 एटम है। अब इनको बॉन्ड बनाने, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास कुछ है ही नहीं, बी के पास कुछ है ही नहीं। तो ए बी से बोलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, क्या मेरे साथ बॉन्ड बनाओगे, बताओ बी बॉन्ड बनाएगा, हाँ बनाएगा।
क्योंकि इसको थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ए, और 2 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन क्यों है, क्योंकि जो है शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ए दे रहा है। जहां पे अनइक्वल शेयरिंग हो रही हो वो कोऑर्डिनेशन होता है, और जहां पे इक्वल शेयरिंग हो तो कोवलेंट। बाकी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ने दिया है और बी ने लिया है, तो ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और करके यहाँ पे लिखते हैं, ए ने दिया है बी ने लिया, इसलिए इसे ऐसे एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लिखा है ए डोनर है, जो बी है वो एक्सेप्टर, ए दे रहा है तो पॉजिटिव, या तो ऐसे एरो से लिखो या नॉर्मल। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कोवलेंट होता है इक्वल शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन होता है अनइक्वल शेयरिंग। कोवलेंट में फेस टू क्या एरो, कोऑर्डिनेशन में नॉर्मल एरो, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे हैं, और वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन ए ही दे रहा है, एक एटम। तो ये होता है कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसे नोट करें, हमारा टॉपिक के कोवलेंट बॉन्ड। जो कार्बन है वो शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली में होता है क्या है, जब दो एटम के बीच में इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो, तो वहां पे जो बॉन्ड बना है वो कहलाएगा कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। और अगर अनइक्वल शेयरिंग हो रही हो तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बाकी अगर किसी को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, वहां पे की कोऑर्डिनेशन, डेटिव, बाकी और भी बहुत सारे नाम है, क्या होते हैं कैसे बनते हैं, वहां पर क्लास 11th के लेक्चर में। तो अभी हम आते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड ही टॉपिक चल रहा है हमारा, हमें यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। तो इसे नोट करें, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है, तो पहले कार्बन के ही एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4, मीथेन CH4। ये सारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। अभी के लिए हम कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग का मतलब समझ रहे हैं। कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके पड़ोस में कौन है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 4, और हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कई स्कूलों में से डॉट डॉट से लिखते हैं, कईयों में कुछ डॉट कुछ क्रॉस। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि किसको डॉट लिखे किसको क्रॉस लिखे, आप डॉट से लिख लो। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से लिखो या कुछ क्रॉस से। वो इसलिए करा जाता है ताकि कॉपी में बनाते टाइम एक दूसरे से मैच ना करे, बस इसलिए कुछ को डॉट से लिखते हैं, बाकियों को क्रॉस से। हाइड्रोजन जो अपना डुप्लेट पूरा करता है, डुप्लेट मींस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं डुप्लेट। जो कार्बन जो होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन शेयरिंग करता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हाइड्रोजन की बारी आएगी, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया डुप्लेट एंड 2 डुप्लेट, ठीक है। कार्बन से 4 हाइड्रोजन ने 2 1 इलेक्ट्रॉन सबने लिया है क्या शेयरिंग में। तो अब कार्बन की बारी, तो कार्बन भी क्या करेगा, देखो सबने कार्बन से 1 शेयर करा था, अब कार्बन की बारी, तो कार्बन भी सभी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, शेयर। तो थोड़ा सही से कर दे, इरेजर कहाँ गई, शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा, शेयर। तो देख लो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड सिंगल होता है, ये कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड सिंगल, सिंगल, सिंगल एंड सिंगल। तो कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड राइट में, लेफ्ट, अप, अबव एंड टॉप। तो कार्बन ने यहाँ एक्चुअली में करा क्या है, कार्बन ने ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। तो कार्बन ने क्या करा है, इक्वल शेयरिंग, एक एक हाइड्रोजन ने लिया, एक एक कार्बन ने सबसे ले लिया। तो इस इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो होता है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखा भी है। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको आगे हायर क्लासेस में लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की नेक्स्ट वीडियो आएगी, वैसे उसमें हम सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैक्सिमम कवर करेंगे। अभी हमारा मेन मोटिव है कि कार्बन शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है।
तो कोई पूछे हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड इन CH4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4, और सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल। सिंगल क्यों है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव एंड कोऑर्डिनेशन आपको 10th में नहीं पढ़ना, ये हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है, बट याद रखना ये अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। क्या बनता है, अनइक्वल शेयरिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल ये रहा, कार्बन का सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल CH4 मीथेन। तो अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये देखो, ये कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं। बोल सकते क्या होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट, तो ये कंपाउंड क्या कहलाया, कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले हम प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, फिर आएंगे डॉट स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें सारे डॉट स्ट्रक्चर ऐसे कवर करेंगे और सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, कार्बन के और बाकियों के भी। क्लियर। तो हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, और कोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो करते स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, पहला आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इन सॉलिड, ये प्रेजेंट इन सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस फॉर्म में भी। एग्जांपल के लिए आयोडीन I2, आयोडीन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बट वो सॉलिड होता है। ब्रोमाइन Br2 जो कि लिक्विड होता है। क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में। आयोडीन में कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड होता है बट वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो क्लोरीन Cl2 गैस, वो गैस ही होती है। H2 भी कोवेलेंट बनाता है, वो भी क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो तीनों फॉर्मों में एग्जिस्ट करा जाता है। ये आयनिक की तरह नहीं है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे। बाकी जिनको दोनों का कंपैरिजन करना है वो केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रो, जिसमें हमने कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करा है, दोनों में डिफरेंस पड़ा है, वहां पे भी जाके कर सकते हैं डिटेल में। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स शो low melting point and boiling point due to weak van der Waals force exist. van der Waals force exist. इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है जिसका नाम है van der Waals फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो याद रखना, ये van der Waals फोर्स, दो सरफेस के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन को van der Waals फोर्स या van der Waals इंटरेक्शन बोलते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, किसकी वजह से, वीक van der Waals फोर्स। आयनिक स्ट्रॉन्ग, आयनिक जो थे वो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो करते थे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल सिलिका, डायमंड, वैसे डायमंड बोला जाता है यहाँ पे, डायमंड एंड सिलिका यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, बट 10th में डायमंड ही एग्जाम में आता है कि जो कौन सा ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है डायमंड।
ठीक है। डायमंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं, डायमंड के स्ट्रक्चर्स वगैरह। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और साथ के साथ डायमंड इज द हार्डेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हार्डेस्ट लिख लो, सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर। नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग और हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, बट वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये याद रखना। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस डायमंड ही होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, जो कि हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे भी। ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो वहीं पर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी डायमंड सिलिका ये सब भी है। थर्ड, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात करा जाए तो आयनिक कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे एक्वस और मोल्टन फॉर्म में, बट सॉलिड फॉर्म में नहीं करते थे, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में उनके पास आयंस नहीं होते थे। बट कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें, इनके पास ना ही आयंस होते ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। दे हैव neither ions nor mobile electrons, therefore it does not conduct electricity। इनके पास ना ही आयंस होते हैं और ना ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मींस मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल में ठीक मींस मूवेबल, ना ही आयंस होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड होने के बाद भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का काफी अच्छा कंडक्टर है। तो रीजन इसका यहाँ पे अभी देख लेते हैं ग्रेफाइट का, जो कि एक अच्छा कंडक्टर होता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी कवर कर लेंगे, पहले से नोट करें अभी ग्रेफाइट का रीजन अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ग्रेफाइट एक कंडक्टर क्यों होता है कोवलेंट कंपाउंड बनाने के बाद भी। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, सॉरी वेट ठीक है। तो ये बन गया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो सामने दिख रहा है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपने इंटरेक्शन डॉट डॉट भी देखोगे, स्ट्रक्चर जहाँ पे भी बना मिलेगा। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, क्या है ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की वजह से हम इसकी कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट में ये एक हेक्सागोनल रिंग होती है, देखो ये 6 कार्बन से बनी हुई रिंग, एक हेक्सागोनल रिंग, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने भी वाले हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हेक्सागोनल रिंग बनाता है, क्या बनाता है, हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग, ग्रेफाइट क्या फॉर्म करता है, हेक्सागोनल रिंग। इसको साइड में ले लेते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहा है ग्रेफाइट, एक हेक्सागोनल रिंग। अब इस हेक्सागोनल रिंग की वजह से कंडक्टिविटी कैसे शो हो रही है, अब देख लो यहाँ पर। हमें पता है कार्बन जो होते हैं वो हम आगे पढ़ने भी वाले,
4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, शेयरिंग करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 4। तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, जो कि हम सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में पढ़ने भी वाले। अभी क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। अब चौथा बॉन्ड का है ही नहीं, कहीं पे भी देख लो कार्बन में 1 2 3। कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, टेट्रा वैलेंसी, टेट्राहेड्रल, हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं अभी। और हमें पता भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 वैलेंसी होती है। बट कार्बन तो है ग्रेफाइट के अंदर 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहा है। जो चौथा बॉन्ड बनने वाला तो बॉन्ड नहीं बनता, वो किसके फॉर्म में अभी पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री फॉर्म में पड़ा है, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 4 के साथ, बट यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3। इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कॉर्नर पे, हर एक कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है। क्या होता है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड, 3 के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, 3 कार्बन 3 के साथ। जो एक कार्बन है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ग्रेफाइट क्या होता है, काफी अच्छा कंडक्टर, जो कि हम राइट में लिखने भी वाले हैं। इन ग्रेफाइट 3 कार्बन एटम कोवेलेंटली bonded with 3 another atom, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 other atom in hexagonal ring, ये हेक्सागोनल रिंग बना रहा है। ठीक है, 3 कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं 3 कार्बन एटम के साथ, वो भी हेक्सागोनल रिंग में। एंड बट फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो चौथा है वो क्या कर रहा है, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रीली। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स makes graphite good conductor of electricity। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट है काफी अच्छा कंडक्टर होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी। एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, बट कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, 4। वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री बचा हुआ है हर जगह, इसमें भी चारों तरफ इसी फ्री इलेक्ट्रॉन, और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाए वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इसलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ के साथ ग्रेफाइट टच करने में भी सॉफ्ट भी होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है एक लेयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनाता है। ये ग्रेफाइट है, ये जो ब्लैक कलर का मार्कर जो दिख रहा है मेरे हाथ में, ये मान लेते हैं ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट को तो हम टच करते हैं तो हाथ में ब्लैक कंपोनेंट लगता है। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर मिलियंस ऑफ लेयर्स होती है, हर लेयर के बीच में गैप होता है। वो गैप कितना होता है वो भी याद रख लेना, 340 पिकोमीटर। जो ये गैप है ना लेयर्स के बीच में, ये है 340 पिकोमीटर। ये यहाँ पे दिख रहा है 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। कितने का गैप होता है, 340 पिकोमीटर। कितने का गैप होता है, तो हर लेयर के बीच में ग्रेफाइट के 340 पिकोमीटर का गैप होता है। और जो ये डॉट डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स को। जो डॉट डॉट है ना ये इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना कम गैप है तब भी ये ऐसे करने पे सारी लेयर हट क्यों नहीं रही, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स। जो ये इंटरेक्शन है ये क्या है, वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल इंटरेक्शन। ठीक है, ये इंटरेक्शन कौन सी है, जो डॉट डॉट करके लिखी हुई है वंडरवॉल इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस भी बोलते हैं, वैसे नाम रियल इसका वंडरवॉल इंटरेक्शन है। और गैप कितना है हर लेयर का, अप्रोक्स 340। कुछ बुकों में 340.5 भी लिखा होता है, बट 340 याद रखना। कितना, 340 पिकोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि ग्रेफाइट
कि जो स्ट्रक्चर में कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, जो 4th बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट जो है एक अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। गैप कितना होता है? 340 पिकोमीटर का। लेयर का फॉर्मेशन बनाते हैं, हर लेयर के बीच में गैप है, इसलिए टच करने में हमें सॉफ्ट लगता है। वो सॉफ्ट इसलिए लग रहा है, हम जब टच करते हैं तो कई लेयर हटके हमारे फिंगर्स पे आ जाती है, ऐसे हम टच कर रहे हैं, ठीक है, और हमें फील होता है वो सॉफ्ट सॉफ्ट। इसी सॉफ्ट प्रॉपर्टीज की वजह से ग्रेफाइट को एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज करा जाता है। सॉलिड लुब्रिकेंट, याद रखना, सॉलिड लुब्रिकेंट कभी भी पूछा जाएगा तो एग्जांपल ग्रेफाइट। तो ये था ग्रेफाइट, इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लेना। 340 पिकोमीटर का गैप है, ये मैं साइड हो जाता हूँ, 340 पिकोमीटर का गैप, ठीक है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, वापस आते हैं। हमने पढ़ा था पहला फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर रहा सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ये जो एग्जांपल भी लेना ग्रेफाइट। अब आता है अगला सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड पोलर में सॉल्युबल होते थे, ये पोलर में इनसॉल्युबल होंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स are insoluble in polar solvents. Polar solvent that is water. वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। अब जिसको पढ़ना है ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जाके टॉपिक का नाम ही होगा पोलर नॉन पोलर, वहां पे देख लेना। पोलर होता है जिनमें 4 सेपरेशन, वहां पे भी मैंने कोवलेंट और आयनिक को एक्सप्लेन कर रहा है, चाहो तो वहां पे भी डिफरेंस कर सकते हो, वहां पे थोड़ा डिटेल में। तो कोवलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है याद रखना, बट soluble in non-polar solvent, non-polar solvent बोल लो या non-polar organic solvent, that is benzene, chloroform, etc. तो ये आयनिक कंपाउंड का जस्ट अपोजिट, आयनिक कंपाउंड पोलर में सॉल्युबल था, वाटर में ये इनसॉल्युबल है, क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ, बाकी कोवलेंट कंपाउंड्स मैक्सिमम सॉफ्ट और वैक्सी से होते हैं, सॉफ्ट एंड नेचर ऑफ रिएक्शन, इन नेचर कोवलेंट रिएक्शंस या कोवलेंटली रिएक्शंस आर स्लो। नेचर में जो कोवलेंटली रिएक्शंस होती है, कोवलेंट रिएक्शंस जो होती है वो स्लो होती है। एग्जांपल CH4, ये रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन में, क्लोरीनेशन, HCl को लिखा जाएगा CH3Cl, HCl, H किसको लिखा जाएगा? Cl, CH3Cl बचा। क्लोरो मीथेन, ये सारे नेमिंग, आईपी की नेमिंग हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले। जो कोवलेंटली रिएक्शंस होती है वो जनरली स्लो होती है। क्या होती है? जनरली स्लो। तो आज हमने सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्रावैलेंट और इलेक्ट्रॉन डॉट क्या क्या है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा है यहाँ पर। तो यहाँ से स्टार्ट करा था हमने। अच्छा एक मिनट, ये भी लिख रहे हैं इंक्रीज में, ए लिखा है इंक्रीजेस, ठीक है, CRE है, वो लिखते टाइम हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी, तो इसे नोट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।